एक शांतिपूर्ण शहर में अचानक एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ और सब कुछ नष्ट करने लगा। लेकिन यह तो हमारी मुख्य पात्र नोई का सिर्फ एक बुरा सपना था। जो दूसरे वर्ष का हाई स्कूल छात्र था, वह अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन वे हमेशा काम में व्यस्त रहते और अक्सर घर पर नहीं होते थे। इसलिए वह ऐसा महसूस करता था जैसे वह अकेला ही रह रहा हो। स्कूल में उसके दोस्त हाकी ने नोई से एक पूरी नई गेम ब्लेड एंड सेबर के बारे में डींग मारी। क्योंकि उसके अंकल गेम कंपनी के प्रोग्रामर थे, हाकी को एक बीटा संस्करण मिल गया था, जिससे नोई बहुत जल गया। जब वे मजे कर रहे थे, अचानक किसी ने गेम कंसोल ले लिया। वह कयासु थी। वह सभी को यह याद दिलाने आई थी कि कक्षा का समय लगभग हो चुका है, इसलिए सभी जल्दी जल्दी अंदर चले गए। क्लास जाते समय नोई गेम के बारे में उत्साहित था और गलती से एक लड़की से टकरा गया, जो एक अमीर महिला लग रही थी, क्योंकि उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स थे। इससे पहले कि वह माफी मांग सके, स्तर 5 का आपदा अलर्ट जारी हो गया। एक राक्षस प्रकट होने वाला था। यह घोषणा की गई कि सभी लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। फिर बिजली शहर के दिल पर गिरी। नोई तुरंत निरीक्षण करने के लिए छत पर दौड़ा। कयासु ने उसे जल्दी से शरण में जाने की याद दिलाई। उसने कहा कि सब ठीक है, क्योंकि राक्षस का मार्ग स्कूल की ओर नहीं था। जैसे ही उसने बात खत्म की, राक्षस ने सीधे नोई पर मिसाइल दागी। सौभाग्य से स्कूल की सुरक्षात्मक ढाल अभी भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी। सेबर टीम भी राक्षस को खत्म करने के लिए पहुंच गई थी। जैसे ही आदेश दिया गया, सभी ने एक साथ हमला किया और आसानी से राक्षस को हरा दिया। वे भी नोई का सपना थे। वह भविष्य में ब्लेड या सेबर बनना चाहता था, ताकि राक्षसों से लड़ सके। आंशिक रूप से इसलिए कि वे उसकी मां के दुश्मन थे, और इसलिए भी क्योंकि नोई सभी की रक्षा करना चाहता था। जब तीनों कक्षा में प्रवेश किए तो उन्हें होमरूम शिक्षक ने घूरा, क्योंकि वे अलार्म देखने के बाद कक्षा के लिए नहीं दौड़े। और जो लड़की एक अमीर महिला जैसी दिख रही थी, वह भी वहां थी। उसका नाम मोतिस था और उसे नोई के बगल में बैठने के लिए नियुक्त किया गया था। जब वह उसे घूर रहा था, कक्षा का शिक्षक आ गया। नियमों की अवहेलना करने और देर से आने के लिए नोई को संयुक्त दंड मिला, जिसमें उसे अगले दिन से घर जाने से पहले अपना होमवर्क खत्म करना था, और कक्षा अध्यक्ष नोई पर कड़ी नजर रखेगा। दोपहर में जब नोई और कायासु घर लौट रहे थे, उसने एक माँ बिल्ली और उसके बच्चों को देखा, तो उसने कुछ तस्वीरें लेने के लिए जल्दी की। जब उसने मुड़ कर देखा तो नोई कहीं नहीं था। पता चला कि उसने मोटिस को अकेला देखा तो वह उससे बात करने आ गया। लेकिन क्योंकि उसे नहीं पता था कि उच्च वर्ग के लोग सामान्य लोगों से बात करना चाहते हैं या नहीं, उसने अनुमति लेकर जाने के लिए कहा। अनपेक्षित रूप से मोटिस ने उसे रोक लिया और पूछा कि क्या वह उसके साथ डेट करना चाहता है। तभी कायासु ने उन्हें देखा और भाग गई, अपना फोन वहीं छोड़कर। स्वीकारोक्ति के बाद मोटिस भी चली गई। नोई को समझ नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ, इसलिए उसने पहले कायासु को ढूंढने का फैसला किया। नोई ने उससे स्कूल के स्विमिंग पूल में मुलाकात की। उसने उसकी तारीफ की, यह कहते हुए कि यहाँ तक कि रॉयल्टी भी क्यूट होती है। जैसे ही कायासु नोई को कुछ बताने वाली थी, पूल से एक राक्षस बाहर आ गया। यह दोनों की ओर झपटा। उनको नोई ने तुरंत कायासु को खींचा और भागने लगे। किसी तरह राक्षस स्कूल में बिना अलार्म बजाए घुस गया था। उसने बेरहमी से हमला किया। दोनों लॉकर रूम में छिप गए। बेशक यह उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। राक्षस दरवाजे पर लगातार प्रहार कर रहा था। यह समझते हुए कि यह इसे रोकेगा नहीं, नोई ने तय किया कि वह रुकेगा और लड़ेगा, ताकि कायासु मदद के लिए भाग सके। यही एकमात्र तरीका था। नोई ने पास में एक कुल्हाड़ी उठाई और लड़ने के लिए बाहर दौड़ा, जिससे कायासु आसानी से भाग सकी। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने तुरंत मदद मांगी। इस बीच छत पर नोई भी जमकर लड़ाई कर रहा था। उसने अभी अभी उसके एक टेंटिकल को काटा था, जब राक्षस ने अचानक उसे दीवार पर पटक दिया। सोचते हुए कि आज उसका आखिरी दिन था, एक ब्लेड योद्धा अचानक उसे लड़ने के लिए प्रकट हुआ। उसे राक्षस को खत्म करने के लिए बस एक तलवार का वार चाहिए था। फिर उसने नोई को खुद को ठीक करने के लिए एक वस्तु दी, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि वह बुरी तरह से घायल नहीं था। अचानक वह राक्षस आधा कटने के बाद भी जीवित था। उसने फिर से हमला करने के लिए झपट्टा मारा। योद्धा का मुखौटा हटा दिया। और भी चौंकाने वाला यह था कि वह मोतिस थी। अचंभित होकर उसके पेट में छुरा घोंपा गया। जैसे ही उसे निगलने की बारी आई, नोई कूद पड़ा और उसे खत्म कर दिया। अब मोतिस को उपचार की जरूरत थी। नोई यह जानकर हैरान था कि उसका सहपाठी एक ब्लेड था, लेकिन मोटिस ने उससे वादा लिया कि वह आज हुई सारी बातों को भूल जाएगा। नोई ने कहा कि वह भूल सकता है, लेकिन वह स्वीकारोक्ति के बारे में निश्चित नहीं था, जिससे मोतिस उसे सजा देना चाहती थी। उसी समय मदद पहुंची। यह मोतिस का अंगरक्षक काकन था। मोतिस ने नोई को बेहोश कर दिया। सुविधाजनक, और बाकी के काम काकन को संभालने दें। क्यासु भी आ गया। फिर वह नोई को घर ले गया। एक सपना। जब नोई अपनी माँ के साथ मस्ती कर रहा था, अचानक एक राक्षस अंदर आ गया, जिससे वह चौंक कर जाग गया। क्यासु वहां उसकी देखभाल कर रहा था। नोई को पुलिस के आने के बाद कुछ याद नहीं था। क्यासु ने कहा कि उसने पुलिस से उसे घर ले जाने को कहा था और वह उसकी देखभाल कर रही थी। फिर उसने कबूलनामे का जिक्र किया।
नोई ने बस यह कहा कि जरूर कोई गलतफहमी है, क्योंकि वह नहीं समझ पा रहा था कि उच्च वर्ग क्या सोच रहा है। उसके बाद नोई क्यासू को घर ले गया, क्योंकि हाल ही में कई दुर्घटनाएं हुई थीं और कहीं और कोई किसी द्वारा पीछा किया जा रहा था जो एक दरांती पकड़े हुए था। अगले दिन शव मिला और मामले का प्रभारी मोरिस का अंगरक्षक था। नोई स्कूल जा रहा था जब उसने उसे देखा। फिर दोनों ने थोड़ी बात की। काकन ने नोई को चेतावनी दी कि वह उस युवती को परेशान न करे। इस बार के मामले की बात करें तो जब उसने बताया तो वह डरावना था, लेकिन कुछ चीजें सही नहीं थीं। शरीर सुबह से ही वहां था। शायद राक्षस ने कुछ किया था। नोई को तुरंत एहसास हुआ तो कल यह अकेला नहीं था। जब वह सोच रहा था तभी क्लास प्रेसिडेंट होमवर्क मांगने आ गई। नोई ने कहा कि उसका कल एक हादसा हुआ था, जो कि स्कूल में एक राक्षस से मुठभेड़ और उसे हराना था। जाहिर है वह इस पर विश्वास नहीं कर रही थी और नोई को शिक्षक से मिलने ले गई। सौभाग्य से मोरिस आ गए और उन्होंने कक्षा अध्यक्ष को उसके लिए किए गए होमवर्क के बदले नोई को चुप रहने के लिए कहा। उसके बाद वे दोनों दोस्त बन गए और मोरिस ने नोई को खेलने के लिए बाहर ले गई। हाकी ने यह सब देखा और केसू को बताया। बस में नोई ने मोरिस से पूछा कि जब वह बच्ची थी तो उसकी जिंदगी कैसी थी। जब वह छोटी थी उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उसे हमेशा पढ़ाई के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए यहाँ स्कूल जाना उसका पहली बार था, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे। फिर दोनों खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी चीजें अनुभव की। थोड़ी देर खेलने के बाद मोरिस नोई को एक लिंगरी स्टोर ले गई। कहने की जरूरत नहीं कि नोई के बारे में गपशप होना स्वाभाविक था। जब मोरिस कपड़े ट्राई कर रही थी तो वहां लेवल 5 का अलार्म था। मोदिस तुरंत रूपांतरित हुई और नोई सभी को सुरक्षा के लिए बाहर निकालने गई। जांच कर रहे थे कि एक गली में पहुंचते ही राक्षस बाहर कूद गया और हमला किया। अचानक उसे 8 टुकड़ों में काट दिया गया। किसी को लगता कि वह एक ब्लेड योद्धा था, लेकिन उसने उसे बताया कि वह उसका शिकार होगा। इस समय उसे एक अन्य योद्धा द्वारा गोली मारी गई। नोई को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने पहले इस सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ भागने का फैसला किया। अन्य योद्धा ने भी उनका पीछा किया और नोई को चेतावनी दी कि यह एक राक्षस है, इंसान नहीं। सुनहरे बालों वाली लड़की भी ठीक हो गई और हमला करने के लिए दौड़ी। नोई ने सोचा कि क्यों ब्लेड और सेबर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। नीले बालों वाली लड़की ने कहा कि उसने अपनी साथी को मार दिया था, इसलिए उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनहरी बालों वाली लड़की ने भी अपनी शिकार का लक्ष्य बदल दिया। नोई को यह एहसास हुआ कि हाल की घटनाओं के पीछे तलवार की शक्ति थी। फिर दोनों में टकराव हुआ। अपने प्रतिद्वंद्वी को नजदीक से हमला न कर सकने का अंदाजा होते हुए तलवार ने लगातार दबाव बनाया। ब्लेड ने अंतिम वार किया, लेकिन तलवार ने अपनी आंख से पीछे हमला किया। दोनों हमले टकराए, जिससे एक विस्फोट हुआ और मेरे विचार में परिणाम ब्लेड की तरफ झुका। लेकिन सेबर के पास ब्लेड के पेट में गोली दागने का समय था, इसलिए अब बढ़त सेबर के पास थी। जब वह उसे खत्म करने ही वाली थी तो नोई ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि ब्लेड और सेबर को एक साथ मिलकर राक्षसों से लड़ना चाहिए, लोगों और दुनिया की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे को क्यों मारना। वह नाराज होकर बोली कि एक एनपीसी कुछ नहीं जानता, जिससे वह हैरान रह गया। इसी समय ब्लेड ने भी कहा, वह एक गैर खिलाड़ी चरित्र है, कोई खिलाड़ी नहीं, एक स्वचालित रूप से प्रोग्राम किया गया पात्र। तलवार की जिम्मेदारी का फायदा उठाकर उसने भागकर नोई को बांध लिया। जब वह उसे मारने वाली थी, उसने उसे एक गुप्त बात भी बताई। सब कुछ यहाँ सिर्फ एक वर्चुअल दुनिया थी, यह एक ऑनलाइन खेल था। हालांकि नोई को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। उसने उसे उसका दुर्घटना फिर से दिखाई और राक्षस द्वारा नष्ट किए जाने के बाद, लेकिन पलक झपकते ही शहर को जल्दी से ठीक कर दिया गया। इसलिए नोई को लगा कि यह सामान्य था, क्योंकि उसका मस्तिष्क इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी और एनपीसीज की यादें पहले से प्रोग्राम की गई थीं। इस दुनिया में सब कुछ एक सुपर कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित था, यहाँ तक कि इस दुनिया में समय भी असली दुनिया द्वारा प्रबंधित किया गया था। ब्लेड या सेबर खिलाड़ी बस जिस चरित्र को पसंद करें उसे चुन सकते हैं। फिर उनका काम होता है बुराई के खिलाफ लड़ना, खेल में शांति की रक्षा करना। यह सब एक झूठ था, लेकिन एक व्यक्ति के कारण वह इस दुनिया से नफरत करती थी और मेस एनपीसीज का नरसंहार किया। वहां नहीं रुकी, उसने अन्य खिलाड़ियों को भी मारा। नोई को एहसास होने लगा कि सब कुछ नकली था। उसके सभी लोगों के साथ की गई यादें अर्थहीन थीं। इस समय कयासू कहीं से नोई की रक्षा करने के लिए दौड़ते आए। बेशक एक एनपीसी किसी खिलाड़ी का सामना नहीं कर सकता था, और फिर उसने नोई के सामने कयासू को यातना देना शुरू कर दिया। अचानक उसके शरीर में आग लग गई। नोई ने खुद को छुड़ाया और उसे चेहरे पर एक घूंसा मारा। हालांकि वह समझ नहीं सकी कि क्या हो रहा है। उसने महसूस किया कि नोई के साथ कुछ गलत था। इसी समय नोई ने दरांती पकड़ी और उसे सीधा उसकी ओर फेंक दिया, लेकिन वह बच गई। उसे लगता था कि यह आसानी से खाया जा सकता है, लेकिन यह कठिन था। दरांती अचानक पलटी और सीधा उसके पेट में घुस गई। वह प्रकाश की लहरों में बदल गई जो नोई में समा गईं। फिर ब्लेड आउटफिट नोई पर प्रकट हुआ। अन्य लोगों के बारे में जानकारी भी उसकी आंखों में दिखाई दी।
वास्तव में उसके शब्द सच थे। फिर उसने क्यासू को ठीक किया और यह तलवार वाली लड़की हाको थी। उसने नॉय को यह रहस्य रखने की याद दिलाई, किसी और को न बताने की। हाको को भी आदेश मिला और वह पहले लॉग आउट कर गई। दूर से 2 रहस्यमय लोग नॉय को देख रहे थे। उसके बाद नॉय क्यासू को उसके घावों का इलाज करने के लिए घर ले गया। मोटिस भी पीछा करती, हालांकि वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे केवल डेटा का एक टुकड़ा समझा गया था, लेकिन नॉय के पास और कोई विकल्प नहीं था। मोटिस ने कहा कि दोस्तों के बारे में उसने जो बताया वह सच था। घर पर नॉय ने आखिरकार मोटिस को अंदर आने दिया। उसने उससे पूछा कि इस सूट को कैसे उतारा जाए। मोटिस ने नॉय के बाएं हाथ पर लगे डिवाइस की ओर इशारा किया। यह खिलाड़ियों को खेल से जुड़ने या डिस्कनेक्ट करने की अनुमति देता था। जिस क्षण उसने उसे हराया, नॉय के डेटा में बदलाव हो गया होगा। नॉय खिलाड़ी बन गया होगा। फिर मोटिस ने नॉय को डेटा पैनल दिखाया। अंततः वह इसे उतारने में सक्षम हुआ। चूंकि मोटिस को एनपीसी के शरीर की प्रशंसा करनी पड़ी, नॉय को लगा कि मोटिस आखिरकार बुरा व्यक्ति नहीं है। नॉय उसकी पहली दोस्त थी। अगर वह मर गया तो उसे बहुत दुख होता। असली दुनिया में 12 साल पहले उसका एक हादसा हुआ था। इसके बाद वह सामान्य जीवन नहीं जी पाई और फिर विंसन ने उसे इस खेल से परिचित कराया। खेल में वह महसूस और स्वतंत्र रूप से हिल सकती थी। खिलाड़ी मिशन पूरा करने के लिए राक्षसों को मारते थे, लेकिन एनपीसी की सुरक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण काम था। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मारता तो उस व्यक्ति को पी के दंड मिलता। नॉय से प्यार का इजहार करना भी खेल में एक मिशन था। मोटिस ने स्टेटस बोर्ड चेक किया। पिछला मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। छत पर वापस जिसने राक्षस को नष्ट किया था वह नॉय था, मोटिस नहीं। शायद यही कारण था। वैसे भी नॉय को भी मोटिस से कुछ पूछना था। वह था क्यासू के कपड़े बदलने के लिए। आखिरकार वे दोस्त थे, इसलिए वह उसकी मदद करेगी। क्यासू के कपड़े बदलने के बाद मोटिस ने नॉय के कमरे का निरीक्षण किया। ऐसा लग रहा था कि वह ब्लेड और सेबर का बड़ा प्रशंसक था। फिर उसने नॉय और उसकी मां की एक स्मारक फोटो देखी। अचानक नॉय की यादों की एक श्रृंखला उसके दिमाग में दौड़ गई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, बाहर एक आवाज आई। काले कपड़ों में लोगों का एक समूह दिखाई दिया और उन्होंने नॉय को काबू में कर लिया। वे मानते थे कि वही डेटा को खराब करने वाला था, क्योंकि उसके डेटा ने कई गलतियां उत्पन्न की थीं। उसका अस्तित्व गाया के लिए एक खतरा था। उन्होंने डेटा को बहाल करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक ने देखा कि नॉय के हाथ में घड़ी है, जिससे पता चला कि वह एक खिलाड़ी था। इसलिए उन्होंने तुरंत रोक दिया। उन्होंने माफी मांगी और खुद को नाइट वुल्फ के रूप में परिचित कराया, जो प्रणाली की निगरानी और किसी भी त्रुटियों को हटाने के लिए जिम्मेदार थे जो वे पता लगाते थे। फिर उन्होंने नॉय और मोटिस के बीच के संबंध के बारे में पूछा। इससे पहले कि वे जवाब दे पाते, बाहर से विंसन ने पुकारा और युवती से लॉग आउट करने के लिए कहा, क्योंकि स्वामी वापस आने वाले थे। यदि उसने यह दृश्य देखा तो यह बहुत खतरनाक होता। कोई और विकल्प न होने के कारण उसे निकलना पड़ा। उसके बाद नाइट वुल्फ ने नॉय की जानकारी जांची और अचानक एक हमला हुआ। एक रहस्यमय समूह प्रकट हुआ और नॉय का अपहरण कर लिया। जब नॉय जागा तो उसने एक भिक्षु से मुलाकात की। एक नकाबपोश लड़की भी प्रकट हुई और खुद को क्रोज के रूप में प्रस्तुत किया। भिक्षु एक जैन मास्टर था और यह स्थान उसका स्वतंत्र क्षेत्र था, जो किसी और को झात नहीं था। यह देखा जा सकता था, लेकिन रूप में अदृश्य था। घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि गुरु नॉय के सहयोगी थे। नॉय के घर पर क्रोज का बचा हुआ सदस्य नाइट वुल्फ से निपट रहा था। समूह दूसरे सदस्य को खत्म करने के बाद केवल एक बचा था, लेकिन वह दूसरों से अलग था। चाहे क्रो कुछ भी करता, वह बेअसर था और फिर उसने उसे खत्म कर दिया। क्यासू ने सब कुछ देख लिया था, क्योंकि वह जोरदार आवाज से जाग गई थी। उसे मारने के बजाय नाइट वॉल्फ सदस्य ने उसमें परजीवी स्थापित कर दिया। भिक्षु ने कहा कि वह भी कभी नोई की तरह एक एनपीसी थे। उनकी प्रणालीगत भूमिका खिलाड़ियों की क्षमताओं को प्रदर्शित करना थी, अर्थात वह एक मार्गदर्शक थे। नोई ने पूछा, क्या यह दुनिया एक खेल की तरह मायावी है? सबके अस्तित्व का क्या अर्थ था? यहां तक कि अगर यह दुनिया कल्पना होती और उनमें जीवन था, तो तथ्य यह था कि वे यहां थे, यानी यह उनकी वास्तविकता थी। उनका अस्तित्व निश्चित था, भले ही वे बस एनपीसी होते। उनके पास विचार और स्वतंत्रता थी, भले ही वे केवल प्रोग्राम थे, लेकिन जीवन का अर्थ था। वास्तव में कई एनपीसी इसी उद्देश्य से बनाए गए थे। उनके अस्तित्व की इस दुनिया में आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि नोई ही सब कुछ बदलने की कुंजी था। अंतिम आशा स्कीयर के साथ गुरु दुनिया के लाभ के लिए नोई को एक सहयोगी के रूप में चाहते थे। सब कुछ अचानक से हो गया था, इसलिए नोई को सोचने के लिए समय चाहिए था। भिक्षु ने फिर नोई को एक गियर दिया और इसे प्राप्त करने के बाद उसने अपने शरीर में ऊर्जा को उमड़ते हुए महसूस किया। भिक्षु ने फिर उसे वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि वह निर्णय लेने के बाद लौटे, और उसे नाइट वुल्फ से सावधान रहने की याद दिलाई। इस बीच मोटिस ने अपने चाचा के साथ रात का खाना खाया। उसने अपनी यादों का भी जिक्र किया। हालांकि उसने थोड़ी यादें ताज़ा की थीं, फिर भी वह उस लड़के और उसकी मां के बारे में और जानना चाहती थी, और यह उसके पिता से संबंधित हो सकता है। फिर मोटिस ने गेरेटो का नाम लिया, जिससे उसके चाचा नाराज हो गए और जल्दी चले गए।
नोई के घर लौटते समय सब कुछ मरम्मत हो चुका था। क्यासू भी जाग गई और रोने लगी। नोई ने कहा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन बावजूद इसके नोई को अभी भी क्यासू और अपने प्रियजनों की रक्षा करनी थी। नाइट वुल्फ समूह नोई पर बारीकी से नजर रख रहा था। बाहर विंसेंट ने मोतिस से कहा कि श्री गैरिटो गैया के डेवलपर्स में से एक थे और अप्रत्याशित रूप से गायब हो गए थे, जैसे कोई घातक प्रहार। उनके गायब होने के बाद यही सब वह जानते थे। मोतिस को 12 साल पहले की केवल एक बात याद थी। जब वह इसके बारे में सोचती तो उसे उदासी और अकेलापन महसूस होता। इसके बाद उसने विंसेंट से मदद मांगी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उस समय क्या हुआ था। इस खेल में अभी भी कई रहस्य थे। मोतिस इसे बेहतर तरीके से समझना चाहती थी। नोई 12 साल पहले के जवाब और पूरे खेल की दुनिया की कुंजी थी। एक सामान्य स्कूल का दिन फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार नोई को बहुत परिचित महसूस हुआ, क्योंकि वह असली और वर्चुअल के बारे में सचेत हो गया था। स्कूल जाते समय हक्की ने उसे अपने इन गेम उपलब्धियों के बारे में शेखी बघारी, जो उसने रात भर जागकर हासिल की थीं, लेकिन नोई ने उसकी परवाह नहीं की। फिर दोनों मोतिस से मिले, इसलिए हक्की आगे चला गया ताकि वे बात कर सकें। मोटिस ने नोई से पूछा कि उसके लॉग आउट करने के बाद क्या हुआ, लेकिन नोई को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। उसी समय एक आपातकालीन अलार्म बजने लगा। वे दोनों उस जगह की ओर दौड़े जहां एक राक्षस प्रकट हुआ था। उनके स्तर इतने ऊंचे नहीं थे कि उसे हरा सकें। उसने तुरंत उन पर हमला किया। काइकोन समय पर पहुंचा और राक्षस पर प्रहार करने के लिए कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन वह एक अग्नि प्रकार का राक्षस था जिसने काइकोन का मुकाबला किया। उसने उसे जला दिया, लेकिन सौभाग्य से विंसेंट समय पर आ गया। क्यासू भी नोई को ढूंढने गई जब उसने उसे स्कूल में नहीं देखा। राक्षस स्कूल की ओर बढ़ा, बाधा को तोड़ने का इरादा रखते हुए। मोटिस ने रूपांतरित होकर लड़ाई में शामिल हो गया। उन तीनों को लड़ते हुए देखकर नोई चुपचाप खड़ा नहीं रह सका। उसने मदद करने के लिए रूपांतरित किया। राक्षस अपने हमले को चार्ज करने लगा। विंसेंट ने उन्हें पीछे हटने को कहा, क्योंकि उसका निशाना केवल स्कूल था, वे नहीं। लेकिन नोई ने मना कर दिया। खिलाड़ियों के लिए वे बस एनपीसी थे, लेकिन नोई के लिए वे बहुत महत्वपूर्ण थे। यह दुनिया नोई के लिए सब कुछ थी। भले ही वह असफल हो जाए, वह लड़ना जारी रखेगा। नोई ने आगे बढ़ना जारी रखा। मोटिस समर्थन के लिए उसके पीछे था। नोई ने एक हथियार बुलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। राक्षस ने वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब वह उसे कुचलने वाला था, तभी कैकन पहुंचा, लेकिन वह थोड़ी ही प्रतिरोध कर सका। फिर एक गोली ने राक्षस की आंख पर चोट की, जिसे हक्को ने सेबर से दागा था। कप्तान भी दिखाई दिए, कहते हुए कि वे इतने तक ही मदद कर सकते हैं। विस्फोटक चुड़ैल बहुत मजबूत थी। राक्षस नोई ने सबसे पहले हमला किया, इसलिए भले ही वे इसे मार दें, उन्हें कोई अनुभव या वस्त्र नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसे हराने के लिए उच्च स्तर और कई अन्य चीजों की आवश्यकता थी। यदि मुख्य नुकसान पर्याप्त नहीं था, तो यह केवल इसे और अधिक गुस्सा देगा, जिससे इसकी हमला शक्ति दुगनी हो जाएगी। उसके बाद वे दोनों चले गए। राक्षस ने हमला जारी रखा। जब नोई खतरे में थी, तो क्यासू ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। नाइट वुल्फ, जो देख रहा था, ने भी इसे महसूस किया। वे बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि क्यासू के पास ऐसी ऊर्जा होने का कोई डेटा नहीं था। राक्षस ने स्कूल को निशाना बनाना जारी रखा। विंसेंट केवल बचाव कर सकता था। क्यासू ने नोई को जगाने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया। अंततः उसने चेतना फिर से प्राप्त की और कायासू बेहोश हो गया। नोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। मास्टर ने महसूस किया कि समय आ गया है। नोई अपने हथियार को बुलाने में सफल हो गया था। मास्टर भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। नाइट वुल्फ ने मास्टर का स्थान ढूंढ लिया था। उसने नोई के लिए अपनी सारी क्षमताओं को अधिकतम किया। सब कुछ उसके हाथों में रखते हुए बेहोश हो गया। नोई ने लगातार हमले किए। अंततः राक्षस को अवशोषित कर लिया। कष्ट समाप्त हुआ, लेकिन नोई ने नियंत्रण खो दिया और मोटिस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से क्रो के सदस्य पहुंचे और उसे रोक लिया। उसकी पहचान क्लास अध्यक्ष के रूप में भी उजागर हो गई। वह जल्दबाजी में चली गई। मास्टर की जगह पर नाइट वुल्फ ने उसे ढूंढ लिया था। उन्होंने आमने सामने बात की और उसे मजबूर किया कि वह अपनी असली रूप दिखाए। मास्टर ने नोई की मदद करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लिया था। फिर उसने मास्टर को क्रो के स्थान का खुलासा करने के लिए मजबूर किया। इस बीच काके नोई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जा रहा था। टेनमा कॉरपोरेशन ने 12 साल पहले चुयू सेखाई में गैया का निर्माण किया था। आज वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यह मोतिस का घर भी था और उसके दादा ने परियोजना को जारी रखने के लिए सब कुछ योजना बनाई थी। गाया एक एआई थी जो खेल की डेटाबेस को संभालने के लिए बनाई गई थी, जिसे सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसमें चुयू सेखाई में मौजूद सभी चीजें शामिल थीं। जैसे ही वे मिले, काकेन और विंसन ने लड़ाई शुरू कर दी। यहाँ नोई को लाने का मुख्य कारण यह था कि कुछ चीजों की पुष्टि करनी थी। बदले में विंसन नोई को आवश्यक सभी बातें बताएगा। ग्रैंडमास्टर के स्थान पर वह उस सच्चाई को नहीं समझ सका जिसमें नाइट वुल्फ समूह विश्वास करता था। अगर वह उनके पक्ष में शामिल हो जाता, तो वे निश्चित रूप से सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते। नाइट वुल्फ सदस्य ग्रैंडमास्टर के शब्दों से थक चुका था। गाया ने इस दुनिया को दिया था आजीवन। बिना गाया की सहायता के वे आज जीवित नहीं होते। हालांकि जब ग्रैंडमास्टर ने गाया के विरुद्ध विद्रोह किया,
तो उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा। गाया को नष्ट करना इस दुनिया को नष्ट करने के समान था, जो उसे समाप्त करने का पूरा कारण था। और नॉय कोई अपवाद नहीं था। वापस नॉय की ओर विंसन ने उसकी व्यक्तिगत जानकारी की समीक्षा की थी। नॉय की मां का निधन 6 वर्ष पहले एक दुर्घटना में हुआ था, जब एक राक्षस ने शहर पर हमला किया था। इसके बाद नॉय अपने पिता के साथ रहने लगा, लेकिन उसके पिता बहुत व्यस्त रहते थे, इसलिए वह अक्सर अकेला ही रहता था। नॉय ने गुस्से में सभी कागज फेंक दिए, कहते हुए कि एनपीसीज को भी गोपनीयता का हक है। उसे लगा कि यहाँ के लोग उसे बस डेटा का हिस्सा मानते हैं। मोटिस ने समझाया कि उसकी जांच करना केवल उत्तर खोजने के लिए था, क्योंकि उसने सोचा कि वह और जो कुछ हो रहा है वह सब जुड़ा हो सकता है। नॉय इस दुनिया के बारे में सच्चाई का पता लगाने का एकमात्र सुराग था, इसलिए उसे उसकी मदद की जरूरत थी। न कि इसलिए कि वह एक एनपीसी या खिलाड़ी था, बल्कि इसलिए कि वे दोस्त थे, जिस पर काकेन जोर से हंस पड़ा। सौभाग्य से विंसन ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। संक्षेप में, वे यहाँ खेल खेलने नहीं आए थे, और उसने नॉय को अपनी एक तस्वीर दिखाई। उसके पिता ने वह तस्वीर ली थी, लेकिन नॉय उसका नाम याद नहीं कर सका और फिर बेहोश हो गया। ग्रैंड मास्टर के पास वापस वह पूरी तरह से अभिभूत हो रहा था। बस एक और प्रहार और वह बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद नॉय जाग गया। विंसन ने समझाया कि कोई उसके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर चुका था। मोटिस ने जेरिडो नाम का जिक्र किया, जिससे नॉय के सिर में तेज दर्द हुआ। वह गाइया के डेवलपर्स में से एक और परियोजना का प्रमुख इंजीनियर था। नॉय का सारा डेटा बदल दिया गया था, कौशल से लेकर हथियार तक। इसलिए अब नॉय एक गेम हैकर जैसा था। अगर सिस्टम को पता चल गया तो वो उसे खत्म कर देगा। फिर नॉय ने सभी को ग्रैंड मास्टर के बारे में बताया। विंसन ने स्थिति को समझा। च्यूसेकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली थी, इसलिए सभी ने लॉग आउट करने और नॉय को अलविदा कहने की तैयारी की। मोटिस ने उसे चेतावनी दी कि असली दुनिया के लोग उसकी उपस्थिति को खतरे के रूप में देखेंगे, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। घर पर क्लास प्रेसिडेंट पहले से ही वहां थी। वह उसकी रक्षा करने के लिए आई थी और उसका नाम चीनो था। नॉय ने पूछा कि क्या चल रहा है। चीनो ने उसे बताया कि ग्रैंड मास्टर को नाइट वोल्फ के एक अधीनस्थ, जिसका नाम वायरस था, द्वारा पकड़ लिया गया था। वह शायद और क्रोज को ढूंढ रहा था और नॉय उसकी अगली निशाना था। स्कूल पहले एक सुरक्षित क्षेत्र था, लेकिन अब बाधाएं नीचे गिर गई थीं। प्रणाली खराब हो रही थी और शायद सही नहीं की जाएगी। जो इसे ठीक कर सकते थे वे प्रणाली प्रबंधक नाइट वुल्फ थे। वायरस नॉय और उसकी क्षमताओं के साथ प्रयोग कर रहा था। चूंकि नॉय ने उसकी नजर में जगह बनाई थी, वह निश्चित रूप से उसके लिए फिर से आएगा। नॉय बस एक ब्लेड योद्धा बनना चाहता था, ताकि वह सभी की रक्षा कर सके, और वह नहीं समझता था कि लोग उसे लास्ट होप क्यों कहते रहते थे। चीनो को भी पता नहीं था, लेकिन उसका विश्वास था कि ग्रैंड मास्टर ने नॉय को अपनी सारी शक्ति देने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, इसलिए इसका कोई गहरा अर्थ होना चाहिए। अब नॉय का मिशन था कि वह ग्रैंड मास्टर के प्रयासों को विफल न होने दे। नॉय जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए खुद पर अधिक विश्वास करने की आवश्यकता थी। अगली सुबह नॉय स्कूल के लिए भागा। हालांकि वह देर से आया, लेकिन कायसू अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने नॉय को देखा, वह उसकी बाहों में कूद पड़ी। जब वह जागी तो उसने उसे कहीं नहीं देखा, लेकिन वह बहुत खुश थी कि वह ठीक है। उसी समय वायर्स अप्रत्याशित रूप से दिखाई दिया। वह जानना चाहता था कि नॉय खिलाड़ी कैसे बन सकता है। उसने ग्रैंड मास्टर को एक मेहमान से मिलने भेजा। फिर अचानक बिजली के झटके से नॉय को बेहोश कर दिया। जब वह उसे ले जाने वाला था तो कायसू ने फिर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे उसके आसपास सब कुछ ढह गया। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख वायरस ने हस्तक्षेप किया और सब कुछ सामान्य कर दिया, फिर पीछे हट गया। कायसू ने फिर नॉय को वापस कक्षा में पहुंचाया। अंदर जाते ही उनका स्वागत एक सरप्राइज पार्टी से हुआ, क्योंकि सभी ने नॉय को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तुरंत ही कायासू को बाहर कर दिया गया। नॉय ने देखा कि हाकी अब भी अपनी सामान्य जगह पर बैठा हुआ है। हर कोई नॉय को उपहार दे रहा था। कुछ ने प्रेम पत्र भी शामिल किए। पार्टी के बाद नॉय अपने डेस्क पर वापस गए ताकि अपने डिब्बे की जांच कर सकें, लेकिन वहां कोई पत्र नहीं थे। उसने हाकी से पूछने के लिए मुंह मोड़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए कि नॉय ने उसे कल नजरअंदाज कर दिया था। नॉय ने तुरंत माफी मांग ली। फिर शिक्षक ने सजा के तौर पर दोनों को 2 चौक के टुकड़े दिए। प्रेम पत्रों के बारे में कायासू ने उन्हें एकत्र किया और जला दिया। उसने जोर देते हुए कहा कि नॉय केवल उसका है। अपने सामान्य स्थान पर वापस दोनों दोस्त उदास बैठे थे। हाकी कोई को नजरअंदाज करने से नाराज नहीं था, बल्कि इसलिए कि कोई ने उससे अपनी असली पहचान छुपाई थी। एक योद्धा के सामने हाकी खुद को सिर्फ एक साधारण गेमर महसूस कर रहा था, जो देर रात तक एनीमे देखता था। अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। वे सचमुच अलग अलग दुनियाओं में जी रहे थे। नॉय ने हाकी से कहा कि सच्चाई दर्दनाक हो सकती है। अगर हाकी अब भी उसे दोस्त मानता है तो नॉय उसे सब कुछ बता देगा। यह सुनकर हाकी ने तुरंत उसके ऊपर सवालों की बौछार कर दी। फिर नॉय ने हाकी को विंसन से मिलने ले गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे बाहर निकले, एक कुत्ता नॉय की तरफ भागा और उसे चाटने लगा। कुत्ते की मालिक, एक खूबसूरत गोरी महिला, ने माफी मांगी और उसे अपने नए खुले कैफे में आमंत्रित किया।
उस समय आने वालों के लिए वे विशेष सेवाएं दे रहे थे। हकी ने यह सुनते ही तुरंत नोई से आगे छलांग लगाई। यह इंतजार करते समय बिताने का एकमात्र तरीका था। विंसन, नोई ने फिर सारी बातें हाकी को बताईं। हाकी ने नाटकीय प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहा। उसने महसूस किया कि चाहे वह कहीं भी हो, वह अब भी वही है, भले ही वह किसी के द्वारा बनाए गए आभासी दुनिया में एक एनपीसी ही क्यों ना हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने बनाया उनमें से, चाहे वह नोई हो या हाकी। यहाँ हर कोई सिर्फ डिजिटल डेटा था, लेकिन वे फिर भी अपनी जिंदगी जी रहे थे। कॉफी उन्हें लाई गई। जब वे पी रहे थे, सुनहरे बालों वाली महिला लगातार नोई को घूर रही थी। उसे मोटीज के शब्द याद आए कि उसे एक खतरे के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए उसे हर चीज में सावधान रहना होगा। उसने शांतिपूर्वक अपने आसपास का अवलोकन किया। दूसरी तरफ हकी को पूरा यकीन था कि सुनहरे बालों वाली महिला को नोई पसंद है। अगर वह एक गेमर होता तो उसे एक नोटिफिकेशन मिला होता, लेकिन चूंकि वह गेम वर्ल्ड में एक कैरेक्टर था, वह नहीं उठेंगे। वास्तविक दुनिया के पात्रों के लिए, जैसे मोटीज, सूचनाएं नहीं आएंगी। हाकी जैसे एक खेल पात्र था, इसलिए यह कहना असंभव था कि कोई मौजूद था या नहीं। अगर वह गायब हो जाता तो हाकी को पता भी नहीं चलता। फिर कैफे का मालिक यह पूछने के लिए आया कि कॉफी कैसी लगी। वह बहुत खुश था कि दोनों को कॉफी पसंद आई। उसने उन्हें कैफे में नौकरी का प्रस्ताव दिया ताकि उन्हें मुफ्त में कॉफी मिल सके। वह यहाँ अभी अभी आए थे, इसलिए जानते नहीं थे कि कैफे इतना व्यस्त होगा। नोई को उनकी मंशा का भरोसा नहीं था, इसलिए उसने फिलहाल हामी भर दी। उस क्षण कायसु ने नोई को पाया। जैसे ही उसने उसे देखा, सुनहरे बालों वाली महिला उस पर कूद पड़ी, क्योंकि उसने उसे बहुत प्यारा पाया। यह देख हाकी भी इसमें शामिल होना चाहती थी। महिला को हटाने में उन्हें थोड़ी देर लगी। फिर से तत्काल घोषणा हुई। राक्षस कॉफी शॉप के ठीक सामने स्तर 13 पर प्रकट हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसके कान बहुत तेज थे। वह दो लोगों की बातें सुन सकता था और जानता था कि वे खिलाड़ी हैं। फिर वे दोनों बदल गए। दरअसल 3, अगर कुत्ते को गिना जाए। वे तीनों अलग अलग हो गए। राक्षस ने अनायास गोलीबारी शुरू कर दी। मालिक ने उसकी सुनवाई को बाधित करने के लिए एक स्टन ग्रेनेड फेंका। यह सुनहरे बालों वाली लड़की राम है। राम और कुत्ता हमले में शामिल हो गए। राक्षस ने देखा कि वह जीत नहीं सकता और वह खिसक गया। उसे भागने नहीं देना चाहते हुए नोई ने कायसु को हाकी के साथ छोड़ दिया। फिर वह बदल गया। उसने निकाल लिया, एक तलवार निकाली और सीधे उस पर झपटे, लेकिन वह पहले ही धरती में समा चुका था। सभी चारों उसके पीछे भागे। जमीन के नीचे वहां कई राक्षसी अंडे थे। उसने उन्हें अपने घोंसले में फंसा लिया था। अंडे फूटने लगे। राम नीचे फंसी हुई थी क्योंकि वह अकेली आगे बढ़ गई थी। दोनों जल्दी से निकल गए। छोटे राक्षस कॉफी शॉप पर हमला करने लगे। सौभाग्य से नोई समय पर आ गया। राक्षसों ने देखा कि वे इस चाकू वाले आदमी को नहीं खा सकते, इसलिए वे दूसरी दुकान की ओर बढ़ गए। हमला। यह विंसन कॉन्ग्लोमरेट था। अब नोई को एक निर्णय लेना था, छोड़कर जाना या अपने दोस्तों का बचाव करने के लिए रुकना। दूसरी तरफ राक्षस दरवाजा तोड़ चुके थे और अंदर घुस गए। हाकी ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी। वह क्यासु को दूसरी मंजिल पर ले गया ताकि नोई निश्चिंत होकर लड़की को बचा सके। बहुत डरे हुए थे, लेकिन नोई को बाधा नहीं डालनी चाहिए। अब कॉफी शॉप के मालिक ने आखिरकार अपना परिचय हकुरंडा के रूप में दिया। फिर हाकू ने नोई के पैरों के पास एक बम फेंका ताकि उसे विंसन की सचिव की ओर आगे बढ़ाया जा सके। सौभाग्य से वह समय पर पहुंच गया जब राक्षस उसकी सचिव पर थोड़ा मांस मांगने वाला था। हाकी और क्यासु दोनों ऊपर चले गए और दूसरी मंजिल पर अपनी स्थिति बनाए रखी। राक्षस हाकू पर हमला करने के लिए उठा। झटके के बाद नोई भी घायल हो गया। राक्षस दूसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। राम मदद के लिए आया। राक्षस आवाज से लोगों को ढूंढ रहा था। बस चुप रहो और तुम सुरक्षित रहोगे। पर अगर ऐसा होता तो देखने के लिए एनिमे कैसे होता। सचिव बेहोश नहीं हुई। वह जाग गई और जोर से चिल्लाई, जिससे नोई की स्थिति कठिन हो गई। इस समय कायसु जान गई कि उसे क्या करना है। उसने राम को बाहर धकेला, फिर हाथ में आई स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करके उसे राक्षस की तरफ फेंका, जिससे राक्षस ने नोई के पास अपनी जगह खो दी। तुरंत ही उसने क्यासु और हाकी की तरफ सीधा फायर किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। इसी समय मदद आ गई। नोई था गुस्से में। उसने अपनी ताकत का विस्फोट किया। नोई ने एक विशाल लपट बनाई जो राक्षस और उसके बच्चों को जलाकर राख कर देती है। वह अपने दोस्तों को बचाने में असमर्थ रहने के लिए अभी भी बहुत पछता रहा था, लेकिन क्यासु और हाकी सुरक्षित थे क्योंकि चीनों ने समय पर उन्हें बचा लिया था। हाकू को एहसास हुआ कि नोई सिर्फ एक साधारण डिलीवरी बॉय नहीं था। नोई बहुत खुश था कि सब ठीक थे। हाकी ने पहले सचिव से पूछा, फिर अपने दोस्त से पूछा। वहीं मोतिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी क्योंकि खेल अभी भी बीटा में था। खिलाड़ियों की संख्या केवल 1 में उम्मीदों से अधिक हो गई। सप्ताह। इस समय किसी ने खेल की स्थिरता के बारे में पूछा। उन्होंने सुना कि 12 साल पहले विकास के दौरान कुछ घटनाएं हुई थीं। वह सीधे मुद्दे पर पहुंच गई। क्या यह सच में हुआ? खेल के भीतर भाई हाकू बहुत निराश थे क्योंकि उन्हें कॉफी शॉप को फिर से बनाना था, लेकिन जब उसने समृद्ध स्वाद और ग्राहकों को अद्भुत अनुभव देने के बारे में सोचा तो उसे इसे फिर से बनाने में कोई ऐतराज नहीं हुआ।
क्योंकि एक कॉफी शॉप का मालिक होना उसका लंबे समय से सपना था। असल जिंदगी में राम ने कहा कि हाकू को कॉफी से एलर्जी थी क्योंकि वह कैफीन को ग्रहण नहीं कर सकता था। यह बहुत विडंबनापूर्ण लग रहा था। असली जिंदगी में एक कॉफी शॉप होना हाकू के लिए बस एक सपना। लेकिन जब खेल में वह उस सपने को हासिल कर सकता था, नोई ने महसूस किया कि लोगों को भी इस दुनिया की जरूरत है। फिर भी हाकू अभी भी नोई को अपने स्थान पर काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, लेकिन नोई ने मना कर दिया क्योंकि इस दुनिया में उसका संस्करण वेटर या एक छात्र। फिर तीनों चले गए। नोई जानता था कि उनकी सभी की अच्छी मंशा थी, लेकिन उसे दूरी बनाए रखनी थी। हाकू शुरू से देख रहा था, राम, यह तो कहने की बात ही नहीं है, वह किसी भी प्यारी चीज पर झपट जाती है। हाकू ने हाकू से नोई के बारे में पूछा। उसने बस कहा कि वह खास है और उसे और अधिक निरीक्षण की जरूरत है, लेकिन ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो सिस्टम पता लगा लेगा और नोई मिटा दिया जाएगा। जब तीनों बात कर रहे थे, हाकू की दुकान उसकी कॉफी बीन्स की तरह काली थी। वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मोटिस के पिता ने सोचा कि खिलाड़ियों को इस खेल का आनंद लेने देना बेतुका था। उन्होंने इसे लंबे समय तक विकसित किया था। उसने आगे पूछा, क्या वह घटना की वजह से नहीं था कि कंपनी को विकसित करने में इतना समय लगा? बहस करना व्यर्थ था, क्योंकि उस समय कंपनी हमेशा खिलाड़ियों को सबसे अच्छा अनुभव देने के लिए विकसित करने पर केंद्रित रही थी। यह देखकर कि उसे उससे कुछ नहीं मिल रहा था, रिपोर्टर ने अपना ध्यान मोटिस की ओर मोड़ा, लेकिन उन्होंने चतुराई से स्थिति को संभाला। युवा महिला ने बीटा परीक्षण में भाग लिया या नहीं, इसकी जानकारी वह बाद में घोषित करेंगे। कारण यह है कि मोटिस खेल के विज्ञापन प्रतिनिधि होंगे और वह उनके उत्तराधिकारी भी होंगे। बचपन से ही मोटिस के बीमार होने की अफवाहें थीं, सही है, तो वह इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी और खेल की वजह से वह अपनी आजादी फिर से पा रही थी। उनका उद्देश्य यही था, जब वह चाहते थे कि वे अपनी कमियों को दूर करें और इस खेल में स्वतंत्र हों। सभी एक जैसे थे, वे अपनी स्थिति की चिंता नहीं करते थे ताकि वे खेल का पूरा आनंद ले सकें। रिपोर्टर ने कहा कि बीमारी बचपन से नहीं थी, बल्कि यह निश्चित रूप से 1 साल पहले की घटना के कारण थी। बीटा टेस्ट के दौरान निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई थीं और उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की थी। खेल में कभी भी जीवन की हानि या बीमारी नहीं हुई थी। उसने घोषणा की कि जो कोई भी अलग राय रखता है वह व्यक्ति कंपनी का विरोधी है। नोई के घर पर कायसु को बचाने के बाद चिन्हो घायल हो गया था। नोई ने उसे उपचार सामग्री भी दी। फिर उसने चिन्हो से उसे मजबूत बनाने में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कुछ भी बुरा हो। उसे अधिक मजबूत होने की आवश्यकता थी। चिन्हो ने महसूस किया कि नोई के पास आत्मरक्षा और हमला करने के कौशल की कमी थी, इसलिए वह उसे केवल वहीं सिखा सकती थी। फिर प्रशिक्षण सत्र तुरंत शुरू हुआ। मोटिस के यहाँ उन्होंने विंसन और कैकन दोनों को डांटा। क्या उन्होंने सोचा था कि खेल में युवती के शामिल होने के परिणाम क्या होंगे? अगर उसे कुछ होता तो तुम दोनों भुगतते। विंसन ने पूरी जिम्मेदारी ली। वह वही था जिसने उस युवा महिला को खेल में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसे तुरंत निकाल दिया गया। लेकिन मोटिस ने उसका बचाव किया क्योंकि वह दोस्तों के बिना बहुत अकेली थी। उसे यह भी पता था कि उसका शरीर बहुत सीमित था और इससे वह बहुत चिंतित हो गया। पर इस बिंदु पर वह व्यक्ति मोटिस के पास आया और उससे कहा कि अगर उसे अस्वस्थ महसूस हो तो वह तुरंत लॉग आउट कर दे। दोनों को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। उसने उसे यह भी बताया कि उस रिपोर्टर से सावधान रहना। इस बीच नोई चिन्हो के साथ अभ्यास कर रहा था। बस देखकर ही आप बता सकते थे कि उसे काफी मार पड़ रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने दोनों ने ब्रेक लिया ताकि चिन्हो खाना बना सके। उसके लिए क्यासु ने नोई के लिए खाना भी लाया। यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह इन दो युवाओं के बारे में बहुत उत्साहित थी। थोड़ी देर समझाने के बाद उसे समझ में आया। क्यासु ने नोई की रक्षा के लिए वहां रुकने और चिन्हो को भगा देने का निर्णय लिया। दोनों ने बहस करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि नोई भूखा है तो दोनों उसके लिए खाना पकाने के लिए लड़ने लगे। नोई कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह स्नान करने चला गया, जबकि वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे थे। रसोई में दोनों लड़ते रहे, जिससे मछली के स्टू की कड़ाही में आग लग गई। क्यासु की चीख सुनकर नोई जांच करने के लिए बाहर दौड़ा। उसने गलती से अपना सामान लड़कियों को दिखा दिया। चिन्हो ने उसे अच्छी तरह पीटा। ठीक उसी समय मोटिस मिलने आई। कैकेन ने तुरंत एक बंदूक का इस्तेमाल करके नोई की जनसंख्या बढ़ाने वाली चीज को नष्ट कर दिया। कुछ देर बाद कैकेन ने कहा कि वे उसे छुट्टी पर आमंत्रित करने आए थे ताकि मोटिस बाहरी दुनिया से तनाव मुक्त हो सके। यह यात्रा समुद्र तट की थी, जिसने कैकेन को अत्यधिक उत्साहित कर दिया। इस बीच बाहर विंसन ने मोटिस की देखभाल कर रही नर्स से उसे व्यापार यात्रा पर जाने देने के लिए कहा। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह वास्तव में ब्लेड थी। अंत में पूरा समूह समुद्र तट पर पहुंच गया। हैकी खेल खेलने में व्यस्त था और विंसन से संपर्क नहीं किया जा सका, इसलिए वे दोनों वहां नहीं थे। यह भी पहली बार था जब मोटिस ने 10 वर्षों में समुद्र देखा था। सभी ने अपनी चीजें खोलनी शुरू की। अप्रत्याशित रूप से उन्हें हाकी कार की डिक्की में छिपा हुआ मिला, क्योंकि वह पीछे नहीं छूटना चाहता था। दूर से हाकू भी समूह को देख रहा था। उन्हें देखने के बजाय वह लड़कियों को देख रहा था। जाहिर है उसे राम द्वारा पीटा गया। हाकू भी वहां था। कपड़े बदलने के बाद सभी बीच पर चले गए।
लड़कियों ने भी कपड़े बदले थे, लेकिन दोनों पुरुषों की नजरें केवल मोतिस पर थीं, जिससे क्यासू और चिन्हो गुस्से से देखने लगे। सब लोग एक साथ मस्ती कर रहे थे, सिवाय मोतिस के, जो बस बैठा हुआ देख रहा था। नोई ने पूछा कि वह शामिल क्यों नहीं हो रही थी। मोटिस ने कहा कि अगर वह खेल के पात्रों के करीब आ गई तो इससे उनके व्यक्तित्व पर असर पड़ेगा। वह नोई के साथ सिर्फ दोस्त होने से संतुष्ट थी। नोई ने सोचा कि वे चाहे जो भी हों, हर कोई दूसरों के साथ घुल मिल सकता है, भले ही वे दूसरे दुनिया। अगर उसने और दोस्त बनाए तो वह एक नई दुनिया की कल्पना कर सकती थी। वह अपनी खुद की दुनिया पर गर्व कर सकती थी। अगर उसने दुनिया की अवधारणा का विस्तार किया तो उसके पास भविष्य के लिए कई और विकल्प होते, अनंत संभावनाएं। यह चुयुयु सेकाई में हुआ। इसने मोतीस को दुनिया की एक नई संभावना दिखाई। यह देखकर मोतीस बाकी सभी के साथ शामिल हो गया। जब वे खेल रहे थे तो नोई ने एक सफेद बालों वाली लड़की को देखा जिसे वह जानता था, लेकिन केवल वही उसे देख सकता था। जब वे वाटर स्कूटर पर खेल रहे थे, उस लड़की की यादें उसके मन में झिलमिलाई। समुद्र तट पर चीनी को एक कौवे से फोन आया। जब उसने फोन का जवाब दिया तो वहां कोई नहीं था। पता चला कि वायरस ने उसकी छुपने की जगह ढूंढ ली थी और सबको मार डाला। उसने चीनी की पहचान भी पता कर ली। अचानक समुद्र तट पर एक आपदा चेतावनी दिखाई दी। एक दैत्य प्रकट हुआ था और जहाज की ओर बढ़ रहा था। नोई और मोटिस ने रूपांतरित होकर उसका पीछा किया। वे दोनों जहाज पर चढ़ने में सफल रहे और दैत्य से लड़ने की तैयारी की। दैत्य ने उन पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। उन्होंने सभी मिसाइलों को रोकने में सफलता प्राप्त की। उन्हें कैकेन वहां भाग रहा था और क्यासू ने पीछा किया। नोई ने अपनी रस्सी का उपयोग करके राक्षस को बांधने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। यह जारी रहा। मिसाइल दागते रहे। काकन और कयासू मदद के लिए आए। समुद्र तट पर हाको ने दूर से मदद करने के लिए रूप बदला। नोई और काकन राक्षस पर झपटे, लेकिन उसकी त्वचा बहुत मोटी थी। नोई ने अपनी ताकत जुटाई और राक्षस पर आग के गोले बरसाए, जिससे वह दर्द में चीखकर पानी में डुबकी लगा गया। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी के नीचे से कई मिसाइलें छोड़ी गईं। हालांकि उन्होंने जहाज को बचाने की भरसक कोशिश की। नोई और मोटिस जहाज से गिर गए। पानी के नीचे उसने मोटिस को बचा लिया, लेकिन वह भी थक गया और डूब गया। कायसू ने तुरंत कूदकर नोई को बचाया। अपनी अवचेतना में नोई की मुलाकात पहले वाली लड़की से हुई। उसने अपना नाम गया बताया, जो चुयु सेकाई को नियंत्रित करती थी। उसने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रही। फिर गया ने नोई को असली दुनिया में उसकी मां दिखाई। ज्यादा समय नहीं बचा था। नोई को उसे बचाना था। पानी के नीचे कायासू ने फिर से अपनी शक्तियों का उपयोग करके रूपांतरित होकर उस राक्षस को हरा दिया। दोनों सुरक्षित सतह पर लौट आए। असली दुनिया में नोई की मां के पास एक वैज्ञानिक लेटा हुआ था। सोने के बालों वाली महिला भी वहां थी। उसका नाम मॉन्स था। नोई की मां का नाम हिरा था। हमें पता चला कि वे एक परिवार थे। खेल के अंदर नोई ने विंसन को सब कुछ बताया कि उसकी मां असली दुनिया में है। जब समूह चर्चा कर रहा था, मोतिस अचानक दर्द में चिल्लाया और बेहोश हो गया। यह पता चला कि मॉन्स ने बाहर से मोतिस में एक चिप लगाई थी और कुछ सक्रिय कर दिया था। बाहर मोतिस को अस्पताल ले जाया गया। खबर सुनकर अध्यक्ष वहां पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत खतरनाक थी, क्योंकि जब उसने उसके हेलमेट को छुआ तो उससे तुरंत दर्द हुआ। वह गेम की दुनिया में भी वही अनुभव कर रही थी। विंसन ने चेक किया और देखा कि मोतिस लॉग आउट हो गई थी, इसलिए उसने उसकी स्थिति की जांच करने के लिए खुद भी लॉग आउट कर लिया। बाहर अध्यक्ष बहुत परेशान थे, डर रहे थे कि वह अपनी पोती को खो देंगे। विंसन आए और उन्हें खेल में मोटिस की स्थिति की जानकारी दी। डॉक्टर फिर बाहर आए और कहा कि उन्होंने कंट्रोलर से जुड़ा एक अजीब उपकरण पाया। इसे तुरंत नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि इसे बनाने वाला व्यक्ति बहुत गंभीरता से काम करता था और गलत तरीके से हटाना जीवन घातक हो सकता था। यदि उन्होंने बिजली बंद की और खेल को फिर से शुरू किया तो डेटा हटा दिया जाएगा और पूरी तरह से फिर से शुरू होगा, जिसका मतलब है कि मोटिस हमेशा के लिए खेल में फंस सकती है। उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं होगा। अध्यक्ष अपनी पोती को बचाने के लिए दृढ़ निश्चयी थे और कहीं जाने के लिए निकल पड़े। खेल के अंदर चाहे नोई कुछ भी कहे, मोटिस फिर भी नहीं जागी। वायरस ने ग्रैंड मास्टर को पकड़ लिया और नियंत्रित कर लिया था। उसका ग्रैंड मास्टर के डेटा को बहाल करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह उसकी सारी ऊर्जा को हासिल करने वाला था। उसने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया। अपनी आखिरी ताकत से ग्रैंड मास्टर ने राक्षस पर हथेली का प्रहार किया, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार। वायरस ने अपनी सीमाओं को पार कर लिया था और उसे खत्म कर दिया। ग्रैंड मास्टर के साथ डेटा सिंक करने के बाद वायरस को पता चला कि एनपीसी का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था और फिर उसने नॉय की खोज शुरू कर दी। बाहर मोतीस के हादसे की खबर व्यापक रूप से फैल गई। पत्रकार लगातार खोजबीन कर रहे थे। अध्यक्ष एक व्यक्ति से मिलने गए जिसका नाम गेरिडो था, जो मोतीस की स्थिति के बारे में भी जानता था और एक समाधान खोज रहा था। हालांकि अध्यक्ष डर रहे थे कि वह हेरा की तरह हो जाएगी। अगर यह स्थिति जारी रही तो वह गाया को रीसेट करने के लिए मजबूर होंगे।
स्वाभाविक रूप से गेरिडो ने आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि हेरा कभी वापस नहीं आ सकेगी और च्यूयू सेकाई कुछ बहुत महत्वपूर्ण था जो उन्होंने अपनी ताकत से बनाया था। वह हर कीमत पर हेरा की रक्षा करेगा। मॉन्स पहुंचे, यह कहते हुए कि अगर अध्यक्ष गया से नहीं भागे तो वह अपनी पोती को नहीं बचा पाएंगे। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह पूरे घटना के पीछे थी। गेरिडो गुस्से में आ गए और उसे थप्पड़ मार दिया क्योंकि उनकी प्यारी बेटी ने पिछले 12 वर्षों के उनके सारे काम को नष्ट कर दिया था। हालांकि मॉन्स ने भी अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया, यह समझाते हुए कि इस परियोजना के कारण गेरिडो 12 वर्षों से घर नहीं आए थे। खेल के अंदर गैया फिर से प्रकट हुई और नोई से हीरा को बचाने की विनती की क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा था। फिर उसने नोई को मोटिस की यादों में ले लिया। वे फिर से अपने परिवार से मिले जिसमें वे खुद भी बच्चे थे और गैया एक बार फिर प्रकट हुई। इनमें से कुछ यादें नोई को याद नहीं थीं। उसने उसे याद दिलाया कि इस त्रासदी से आंखें न हटाए और हीरा को बचाने के लिए लौटे। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे मोटिस की ओर यादें दिखाई गईं। वहां गैया भी थी, सभी को मजे करते हुए देख रही थी, जिससे वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। हीरा ने उसे देखा लेकिन वह भाग गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा और मोटिस को खुश देखा तो गैया आंसू बहाने लगी था। उसकी चीखों ने सिस्टम को बाधित कर दिया। गेरिडो ने तुरंत ही लॉग आउट किया। सब कुछ गिरने वाला था। हीरा ने छोटी लड़की को गले लगाया, उसे शांत किया। जब छोटी नुई हीरा के पास दौड़ी, गैया की शक्तियां बढ़ गईं। बाहर गेरिडो ने सभी को तुरंत लॉग आउट करने का आदेश दिया, लेकिन केवल उनकी पत्नी और मोटिस समय पर लॉग आउट करने में सफल हो सके। उनका पिता नोई और अपनी पत्नी को बचाने के लिए रुका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों अचानक जाग गए और इससे पहले कि वे खुश हो पाते, वायरस नोई से निपटने के लिए आ गया। बाहर आपदा के बाद गाया चमत्कारिक रूप से चलती रही। गेरिडो को गाया का विकास जारी रखना पड़ा ताकि उसकी पत्नी और बच्चे जी सकें। मोन्स ने कहा कि यह बेतुका है कि वह सोचता है कि उसने पिछले 12 वर्षों से अपने परिवार का ख्याल रखा, क्योंकि यह सब बेकार था, क्योंकि कोई भी वापस नहीं आ सकता था। मोन्स ने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अपने पिता को और अधिक पीड़ित नहीं देखना चाहती थी और वह चाहती थी कि वह खुद को परेशान न करे। अध्यक्ष को अस्पताल से फोन आया कि मोटिस जाग गया है। खेल के अंदर नोई वायरस से लड़ने की तैयारी कर रहा था। खलनायक देखना चाहता था कि यह आखिरी उम्मीद कैसे लड़ेगी। दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार करने शुरू किए और यह पता चला कि नोई वास्तव में कमजोर था। उसे काबू में करने के लिए केवल एक प्रहार की जरूरत पड़ी। मोटिस और कैकान उसे बचाने के लिए कूद पड़े, लेकिन वायरस ने उन दोनों को बंद कर दिया। उसने नोई को तोड़ना शुरू किया, पर कायसु बचाने के लिए दौड़ पड़ा उस पर। वायरस ने महसूस किया कि वह एक राक्षस थी और हमला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कायासु ने रूप बदल लिया। उसने पहचाना कि कायासु को सामान्य एनपीसी की तरह नहीं बनाया गया था, बल्कि नॉय की रक्षा करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। अपनी अंतिम शक्ति नॉय को स्थानांतरित करने के बाद वह गायब हो गई। अपना संयम वापस पाकर दोनों ने अपने प्रहार का आदान प्रदान जारी रखा। वायरस ने नंगे हाथों से लड़ते हुए नाई की तलवार तक तोड़ दी। तलवारबाजी में कमजोर पड़ते देख नाई ने जादू का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने एक हमला किया जिससे एक विस्फोट हुआ जो चारों तरफ के सब कुछ प्रदूषित कर गया। नोई को गया से मिलने ले जाया गया। उसने उससे हीरा को बचाने के लिए कहा। बाहर भी एक अलर्ट था। डेटा ओवरफ्लो सिस्टम को बदल रहा था और हीरा की जिंदगी खतरे में थी। स्वाभाविक रूप से जेरिडो अपने परिवार को नहीं छोड़ता। उन्हें जीवित रखना ही उसके अस्तित्व का कारण था, इसलिए वह उन्हें जगाने के लिए सब कुछ करेगा। गाया का डेटा वायरस द्वारा बदल दिया गया था और यह हीरा की आत्मा को कैद कर रहा था। अगर यह जारी रहा तो उसकी आत्मा गायब हो जाएगी और वह कभी अपने विश्व में वापस नहीं आ पाएगी। उसने एक बार फिर नोई की मां को लेने के लिए माफी मांगी और गायब हो गई। हालांकि वह जानता था कि उसे अपनी मां को बचाना है। पहले उसे वहां से बाहर निकलने का एक तरीका खोजना था ताकि वह बाहर से कोर को नष्ट कर सके। उसे हॉकी के गेम कंसोल की याद आई। नॉय ने उससे संपर्क किया और भागने में सफल रहा। बेशक वायरस भी उनके साथ भाग निकला। लड़ाई फिर से शुरू हुई। जब वायरस आधे में बढ़ गया तो वह मरा नहीं, उसने बस खुद को दोहराया। अगर उन्होंने उसे नहीं गिराया तो वे नोई की मां को नहीं बचा पाएंगे। बाहर मोटिस के पिता ने उससे संपर्क किया और उसे तुरंत लॉग आउट करने के लिए कहा। उसने मना कर दिया क्योंकि उसे अभी भी लोगों की मदद करनी थी। इस बीच नोई उसे जितने टुकड़ों में काट सकता था काट रहा था, लेकिन यह बेकार था। हर कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि नोई अपनी मां को बचा सके, लेकिन वे लगातार बढ़ रहे थे। विंसन मदद के लिए पहुंच गया। उसने कहा कि गेरिडो खेल को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर चुयुयु सेकाई नष्ट हो जाता तो सभी खिलाड़ी और एनपीसी मिटा दिए जाते। उनके पास गेरिडो पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच नॉय वायरस से घिरा हुआ था। वह अकेले लड़ रहा था। सेबर टीम मदद के लिए पहुंची। मोटिस को अपने स्थान पर कोर को नष्ट करना था। बाहर मॉन्स भी गेरिडो की मदद कर रहा था सिस्टम को स्थिर करने में। अंदर नोई ने वायरस को खत्म करने में सफलता पाई।
अपनी अंतिम ताकत के साथ वायरस ने मोर्टिस पर एक वार किया। सौभाग्य से उसने कोर को हिट होने से पहले नष्ट कर दिया था। हीरा बच गई, वायरस रुक गए, कायासु भी जाग गया, फिर से रोशनी आ गई और असल जीवन और खेल दोनों में रोजमर्रा की जिंदगी फिर से शुरू हो गई। खेल को सुचारू रूप से जारी किया गया, हर कोई मिलकर मजे कर सकता था। एनीमे यहीं समाप्त हुआ।